हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक मिनट लीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बात से मैं क्लियर हो गया, बस वो मुझे अंदाजा हो गया था कोई प्रॉब्लम है। बहाल मैंने ओके ओके, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया सबको इनेबल। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, किसी को कोई इशू है? बुक शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर, हो रही है बुक शेयर। सर ये इससे हटके क्वेश्चन है, वैसे आपको आइडिया है कि इस दफा पेपर रिमोट एक्सेस पे जी, होंगे आपके या ऑनलाइन होंगे? वो सॉरी, फिजिकल होंगे या रिमोट एक्सेस पे होंगे? करंट सिचुएशन में तो मेरे ख्याल से अब ये वैसे भी अब कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो फर्क नहीं, मतलब कोई इतना फर्क रह नहीं गया कि ऑन कैंपस ऑनलाइन हो या ऑफ कैंपस ऑनलाइन हो, तो मेरे ख्याल से कोई इशू है नहीं उसमें। वैसे भी तो सीबीटी है। जी सर। सर वो फिर वैसे वो कुछ बहुत से बातें थी कि वो सुन रहे थे कि जो ना रिमोट एक्सेस पे पेपर थोड़ा सा हार्ड देते हैं ये लोग और वैसे कैंपस में इजी होता है, ऐसा कुछ है क्या? हम्म, नहीं, इससे तो कोई एक्सेस का पेपर की कम्प्लेक्सिटी से तो वैसे कोई लॉजिकली कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बहरहाल अ, हम इसको क्या कह सकते हैं, ये तो सेल्फ एजम्पशन ही की जा सकती है
इसमें कोई ऐसा लॉजिकल पॉइंट नहीं है। जी सर। मैंने दिए रिमोट एक्सेस पे पेपर्स और वैसे भी दिए, डिफरेंस कोई नहीं होता। वही ना, मतलब वो तो दिए तो मैंने भी है, लेकिन मुझे फिजिकल में ज्यादा आसानी हुई थी वहां पर, है ना। थोड़ा सा इजी था, इतनी सख्ती नहीं थी, बस लेकिन ये रिमोट एक्सेस से बड़ी सख्ती की हुई थी। असल बात तो आप बताइए आपने, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है और कुछ नहीं, अदरवाइज तो पेपर के उसमें नो अब सर, आपको नहीं अंदाजा, वो हिलने भी नहीं दे रहे थे। वो अगर हमने सामने भी अगर देख लिया तो उन्होंने कहा आपने सामने देखा क्यों, ऐसे उन्होंने सख्ती की हुई थी उन्होंने। तो उसका ये जो चीजें हैं, इसका पेपर की कम्प्लेक्सिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, पेपर तो वही था इसका मतलब। लेकिन वो एम फर्स्ट टाइम था, इस दफा शायद इम्प्रूव कर लें कुछ। चलो ये तो वैसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, हम इसकी डिबेट में नहीं लाते। अभी कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई बात है तो मुझसे बताएं, ताकि वरना फिर मैं आगे चलूँ। सर नो वो सर, जो टॉपिक से तो नहीं है। सर वो जो जी, क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक था, उसमें ना टाइप्स दी हुई है बुक में, ना वो जो सर्विसेज थी ना वो दी हुई है, तो कहाँ से बंदा रीड करे? उसका तरीका ये है कि आप इंटरनेट पे लिखेंगे, इंटरनेट पे तो बेशुमार मटेरियल अवेलेबल है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं और 3 सर्विसेज मॉडल्स हैं। जो सर्विसेज मॉडल्स हैं वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। और जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं वो पब्लिक और प्राइवेट है। तो ये नोट डाउन कर लें, मैं क्लास के एंड पे 5-10 मिनट पहले छोड़ूंगा, तो फिर आपका नाम क्या है? तूबा। ओके, तो मुझे बस याद करा देना 8:50 तक, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स करा दिए थे, राइट? सॉरी, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स करा दिए थे कि हम ऑडिट क्यों कराते हैं। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि हमें 4 चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 कि हमारे जो आईसीटी एसेट्स हैं, कुछ लोग उसको आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एसेट्स, कुछ लोग उसको डिजिटल एसेट्स बोलते हैं, कुछ लोग उसको आईटी एसेट्स बोलते हैं। ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं। बहरहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं, सबसे पहले उनकी जो फिजिकल सेफ गार्डनिंग है, ठीक है, फिजिकल प्रोटेक्शन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात वो ये कि हमारा जो फिजिकल एसेट्स हैं उसमें, फिजिकल एसेट्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन फिजिकल एसेट्स और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अगर उन एसेट्स, वो एसेट्स जो हैं वो डेटा को होल्ड कर रहे हैं या रिटेन कर रहे हैं, राइट? इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा है वो डेफिनेटली किसी ना किसी इक्विपमेंट पे रखा होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो नॉन इक्विपमेंट उसकी रेजिडेंस हो। तो वो कोई इक्विपमेंट बेस्ड रेजिडेंस होती है डाटा की। तो इक्विपमेंट हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो उसमें डाटा एज अ रेजिडेंट हो जाता है, राइट? हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमने डाटा को भी प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, अब डाटा मोस्टली जनरेट होता है प्रोसेसिंग से। प्रोसेसिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हो गया कि हमारा सॉफ्टवेयर और हमारा हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर प्लस हमारा डाटा, हमें इन दोनों चीज़ों की कॉन्फिडेंशियलिटी भी गारंटी करनी है, हमें इन दोनों की इंटेग्रिटी भी इंश्योर करनी है, और हमें इन दोनों की अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करना है। अच्छा, उसके अलावा तीसरी बात क्या है कि हमारी जो सर्विसेज हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो कॉन्टिन्यूटी है और उनकी जो अनइंटरप्टेबल अवेलेबिलिटी है, हमें वो रिक्वायर्ड, राइट? तो और इसके अलावा चौथी चीज़ कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी जो यूटिलाइजेशन है, राइट, वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड हो। जब हमारे रिसोर्सेज की एक्सेस में या रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो हमारे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमाइज्ड होगी। तो ये 4 बुनियादी मकासद हैं कि हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये गारंटी चाहिए या टॉप मैनेजमेंट को ये इश्योरेंस चाहिए
कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी अरेंजमेंट्स आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड लिए गए हैं, क्योंकि जब टॉप मैनेजमेंट को ये कहा जाता है ना कि जी हमें हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो टॉप मैनेजमेंट से बेसिकली एक ही डिमांड होती है कि वो अपनी अप्रूवल प्लस अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं वो हमें प्रोवाइड करें। अब वो ये चाहते हैं कि भाई जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट का टॉप मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा है, तो उसके लिए वो फिर क्या कराते हैं, वो ऑडिट कराते हैं। अच्छा, अब वो ऑडिट कराने में करते बेसिकली क्या है कि वो चार चीज़ों, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए कि वो चार क्या हैं, कि हमारे जो आईसीटी एसेट्स हैं उनकी जो फिजिकल सेफ गार्डनिंग है या फिजिकल प्रोटेक्शन है वो इंश्योर्ड हो, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं और हमारा जो डाटा है उनकी CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, वो भी इंश्योर्ड हो और गारंटेड हो। ये इंश्योरेंस वाली इंश्योर्ड नहीं। और तीसरी बात ये कि जो हमारे क्या कहना चाहिए, हमारे जो सर्विसेज हैं उनकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो गारंटेड हो विदाउट एनी इंटरप्शन। और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं जिनको हम एसेट्स कह रहे हैं उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो भी एक एफिशिएंट वे में हो, मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज्ड वे में हो रही हो। तो ये चार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे आईटी ऑडिट करने के। ये बात कुछ क्लियर हो रही है सबको? अब मैं इसकी थोड़ी सी एक क्या कहना चाहिए, थोड़ी सी बुकिश डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ या उसको बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो आसानी रहे। ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप इसमें एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये बैकग्राउंड में शोर कहाँ से आ रहा है इतना? ये बैकग्राउंड में शोर, जिस जगह मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी विसिनिटी में बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आज ये प्रॉब्लम मेरे बस से बाहर भी है। ओके ओके सर। तो थोड़ा सा इसमें वो करना पड़ेगा। मैं जिस आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में थोड़ा सा बैठता हूँ वहाँ उसके करीब बेसिकली काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है। आज उन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो है, खैर मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ लेकिन नहीं हूँ। आई होप कि प्रॉबेबली बस ये हाफ थोड़ी ही देर है, लेकिन थोड़ी देर तक हमारी क्लास में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, एक मिनट। सर ये डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं, एक दफा बताइएगा? क्या चीज़? डिजिटल एसेट्स का भी आपने नाम लिया ना, तो मैंने एक दफा गूगल किया था तो उसमें भी आते हैं डिजिटल एसेट्स। दोबारा बताइएगा क्या होता है? डिजिटल एसेट्स में तो लाइक जैसा आपके, फॉर एग्जाम्पल आपके घर से बात करते हैं, आप अगर घर किसी के घर की हम बात कर लेते हैं तो लैपटॉप, आप अब किसी के नॉर्मली अगर हम सिर्फ एक घर की एग्जांपल ले लें तो हमारे घर में डिजिटल एसेट्स क्या हैं? हमारे घर में लैपटॉप्स हैं, हमारे घर में नोटबुक्स हैं, आईपैड्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं,
स्मार्ट मोबाइल्स हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं, राइट, हमारे कैमरास हैं, डिजिटल कैम्स हैं, जितनी भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं। नहीं, तमाम वो इक्विपमेंट जिसमें आपका कम्युनिकेशन नंबर वन, नंबर टू स्टोरेज, और नंबर थर्ड प्रोसेसिंग, ये तीन कंपोनेंट्स जिस इक्विपमेंट में होंगे वो इक्विपमेंट आईसीटी इक्विपमेंट कहलाता है। प्रोसेसिंग इक्विपमेंट हो, ये मतलब उसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हो, या उसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी हो, या उसमें ट्रांसमिशन की कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। तो ओके प्रोसेसिंग सर। कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, या स्टोरेज कैपेबिलिटी, ऐसा कोई इक्विपमेंट हो तो उस जिसमें इन तीनों में से कोई एक या दो या तीन तमाम फीचर्स हों, हम उसको उस इक्विपमेंट को आईसीटी इक्विपमेंट कहेंगे। आईसीटी इक्विपमेंट। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, ओके। ये मैंने कहा मुख्तलिफ नाम है, अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको आईसीटी मिलेगा, कहीं पे आपको डिजिटल मिलेगा, तो इट डिपेंड्स टर्मिनोलॉजी है। मैं उसको डिजिटल एसेट्स ही कह रहा हूँ, मैं उसको इंफॉर्मेशन एसेट्स भी कह सकता हूँ, मैं उसको आईसीटी एसेट्स भी कह सकता हूँ। क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन लिख दूँ। मेरे आपके सामने ये वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है आप लोगों के सामने? यस सर, खुला हुआ है। ओके,
ये है डेफिनेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज अ प्रोसेस, पहली बात। ठीक है, प्रोसेस का मतलब ये है कि ये वन टाइम नहीं है, इट्स अ लाइफ साइकिल। ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकॉर्पोरेशन से लेके एंड तक चलता है, इज अ प्रोसेस। और ये सिस्टमेटिक वे में होता है, ये नहीं होता हर दफा ऑडिट एक डिफरेंट तरीके से होगा। सिर्फ एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे केस में और आप लोगों के केस में फाइनेंशियल ऑडिट की आजकल एक लेजिस्लेटिव हैसियत है। ठीक है, कि अगर हम इसको कॉरपोरेट लॉ में देखें, ठीक है, तो कॉरपोरेट लॉ ये कहता है कि आपको एट द टाइम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन फाइनेंशियल ऑडिटर अपॉइंट करना है। डू यू एग्री? अगर आपने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है। हेलो, यस सर। मेरी बात समझ आई? जी जी, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप बता रहे हो समझ आ रहा है। ओके, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा ही नहीं, ये क्या बात हुई? अच्छा चलो, तो किसने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है अभी तक? कोई है जिसने कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा है? अभी तो नहीं पढ़ा सर, नेक्स्ट लेवल में है हमारे तो अभी वो। तो चलो, कॉर्पोरेट लॉ ये कहता है कि आपकी जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन है उसके वक्त ऑडिटर जो है उसकी अपॉइंटमेंट जरूरी है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिटर की। अच्छा, जिस तरह डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जरूरी है, इसी तरह ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट जो है वो भी जरूरी है। अच्छा, अब लेकिन जो कॉर्पोरेट लॉ है वो ये पाबंद नहीं करता। कॉर्पोरेट लॉ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है और बाकायदा नेशनल पार्लियामेंट से पास होता है। लेकिन इसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा, कहीं इस बात की पाबंदी नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो एक आईटी ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करे। लेकिन अगर अगर ये रूल आ गया तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट से भी कई गुना बढ़ जाएगी अगर ये आ जाए। और मैं अभी एक पेपर लिख रहा हूँ जो कि जिसमें मैं ये मेंशन कर रहा हूँ सबको, हायर अथॉरिटीज को, कि भाई इसका कितना इम्पैक्ट है ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ पे, बल्कि अगर ये कानून ले आया जाए तो इससे कितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। मतलब जितनी फाइनेंशियल ऑडिटर्स की जॉब्स हैं उतनी ही आईटी ऑडिटर्स की जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। जितनी ऑडिट फर्म्स हैं उतनी ही आईटी फर्म्स खुल जाएंगी। बहरहाल, अच्छा, अब इस चीज़ को देखते हुए तो कहने का मकसद ये हो गया कि एक तो पहला, कुछ लोग अक्सर ये सवाल, इससे पहले के सवाल पूछे मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि कंपनी, ये कॉर्पोरेट लॉ में इस बात की प्रोविजन नहीं है कि आपका आईटी ऑडिट होगा, पहली बात। हाँ, लेकिन अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके गवर्निंग रेगुलेटर्स जो हैं वो अब पाबंदी लगा रहे हैं कि आईटी ऑडिट होना चाहिए। राइट, जिसमें जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ इंडस्ट्री है जहाँ पे आईटी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इन है, वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है। उनके जो रेगुलेटर है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इनके रेगुलेशंस में है, ये रेगुलेटर के रेगुलेशंस में है कि आपने आईटी ऑडिट करवाना है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे और क्वालिफाइड होंगे और सीजर सर्टिफाइड होंगे। ये बाकायदा स्टेट बैंक में रेगुलेशन है और तमाम बैंक इसको कंप्लाइंस करने के पाबंद हैं। एक तो ये बात हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि कोई रेगुलेटरी रेगुलेशन तो है, लेकिन अगर हम कहें कि कोई हमारा लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ में इसकी प्रोविजनिंग नहीं है। एक बात तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। दूसरी बात, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत अहमियत है। अच्छा, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जो पीटीए है उसकी तरफ से कोई पर्टिकुलर रेगुलेशंस नहीं है कि आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है। ये
कंपनीज की सवाबदीद है कि वो चाहें तो रखें। तो इस वक्त लेकिन जो इस करंट प्रैक्टिसेस हैं, 4 बड़े ऑपरेटर्स हैं, उनके यहाँ आईटी ऑडिट का डिपार्टमेंट भी है और आईटी ऑडिटर्स भी हैं, राइट। और इसका सबूत मैं इस तरह से दे देता हूँ। अच्छा, ये तो 2 इंडस्ट्रीज हो गई जहाँ हमारे यहाँ आईटी ऑडिटर्स की डिमांड है। अच्छा, अब तीसरी बात, वो कंपनीज जहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली, चाहे वो एक्सपोर्ट कर रही हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हैं, तो वो लोग अब बहुत ज़्यादा इस बात को कंप्लाइंस कर रहे हैं, इस बात की तरफ उनका रुझान है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करें। अब जब वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बावजूद इसके कि कोई रेगुलेटर उनको पाबंद नहीं कर रहा, लेकिन वो चूंकि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस प्रोसेसेस हैं, तो अब उनको ये समझ आ रही है कि जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर रिलायंस होता है तो फिर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट की सिक्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो जो कंपनीज हैं, उनमें से कुछ कंपनीज जो हैं वो बैड एक्सपीरियंस से सीख रही हैं, और कुछ कंपनीज जो हैं वो दूसरी कंपनीज के बैड एक्सपीरियंसेस या इंसिडेंट्स को देखते हुए अब इस तरफ जा रही हैं कि हमारे यहाँ भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अप्लाई होनी चाहिए। अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बगैर किसी रेगुलेटर के कहे और बगैर किसी कॉरपोरेट लॉ के पाबंदी के बगैर अगर वो फिर भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करती है, तो आप ये देखें कि उसकी कमिटमेंट का लेवल क्या है। दैट मीन्स देयर वेरी हाई कमिटमेंट लेवल। आप पे कोई रेगुलेटरी पाबंदी ऑब्लिगेशन भी नहीं है, आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि योर टॉप मैनेजमेंट नोज इट दी सिग्निफिकेंस। तो जब उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो अब वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें कोई आके ये जमानत तो दे कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने एम्प्लॉय से कराई है या अपने एम्प्लॉयज पे की है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। उसके लिए फिर वो क्या कराते हैं, ऑडिट कराते हैं। तो मैंने बता दिया कि वो एरियाज जो कि रेगुलेटेड हैं आईटी ऑडिट के हवाले से, वहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है। और वो एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा आईटी सिक्योरिटी की डिमांड है। और चौथी चीज़ वो ये कि जिस तरह हमारी इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर की, तो हम लोग, मैंने कहा कि आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर्स हैं, तो हमारे क्लाइंट की तरफ से हम पर प्रेशर आता है कि भाई हम जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं या डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हम सिक्योर वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए फिर डेफिनेटली हमें प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है। और फिर जब हम प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को ये कैसे यकीन दिलाएं कि हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास फिर एक ही तरीका रह जाता है कि हम अपना ऑडिट करवाएं। और ऑडिट चूंकि थर्ड पार्टी के थ्रू होगा, इम्पार्शियल होगा, उससे हमारे क्लाइंट्स को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ, हम जो दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की बेस्ट प्रैक्टिसेस या सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, तो उनको उस बारे में एश्योरेंस मिल जाती है। अब ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको एज एन एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एसईसीपी नहीं कहती, कौन से रेगुलेटर्स हैं जो कहते हैं, कुछ रेगुलेटर्स हैं जो नहीं कहते लेकिन वहाँ अप्लाई हो रहा है, कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ रेगुलेटर भी नहीं कह रहा लेकिन फिर भी उनकी टॉप मैनेजमेंट इस चीज़ को रियलाइज कर रही है। और पांचवी चीज़ ये कि एक जगह पे कस्टमर की तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो कुछ बात क्लियर हुई जो मैंने 5 डायमेंशंस बताई हैं आपको। रेगुलेटेड है, ऐसी जगह जो रेगुलेटेड है, रेगुलेशंस रेगुलेटर है, रेगुलेटर की तरफ से ऑब्लिगेशन है। एक ऐसी जगह है जहाँ रेगुलेटर की तरफ से ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री में नॉर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं वो खुद कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, जिससे मैंने टेलीकॉम की एग्जांपल। तीसरी बात कि
वहाँ कंपिटिटर्स भी नहीं है, रेगुलेशंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो टॉप मैनेजमेंट है वो खुद से ही कर रही है। और चौथी चीज़ मैंने बताई कि जहाँ पे कस्टमर की तरफ से हम पर प्रेशर आता है कि भी आप बताएं हमें कि क्या आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम अगर ये कह दें कि हाँ हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये नाकाफ़ी है। हमें कोई एविडेंस बेस्ड बात करनी है। तो हम एविडेंस के लिए फिर क्या करते हैं, अपना ऑडिट कराते हैं। कुछ कुछ समझ आ रही है मेरी बातें? यस सर। थोड़ा सा कहना चाहिए कि डिफरेंट है, लेकिन मैं ये चीज़ें बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये चीज़ें पता हों कि हाँ ये चीज़ सच, क्योंकि ये सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से पाकिस्तान में ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं। और मेरा इस पे बहुत क्या कहना चाहिए, शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है इस बात के ऊपर कि मेरा एक प्रपोजल अल्लाह करे एक्सेप्ट हो जाए, तो मैं इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि भाई जॉब्स को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जॉब्स को बाकायदा लेजिस्लेशन के थ्रू भी क्रिएट किया जा सकता है। इट इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड कि आप इंडस्ट्री लगाने से ही जॉब्स को क्रिएट करें। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी, अगर किसी का इस पर कोई ओपिनियन है तो मुझे बताएं कि जैसा मैंने कहा कि हम अगर पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर हो जाए कि हाँ कंपनी ऑर्डिनेंस लॉ के तहत जो है वो आईटी ऑडिटर्स भी अपॉइंट होंगे, तो फिर जितनी कंपनीज पाकिस्तान में है उनको क्या करना पड़ेगा, आईटी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब ऑडिटर आएगा कहाँ से? इसका मतलब है कि कोई इंस्टीट्यूट्स होंगे जो कि ऑडिटर्स प्रोड्यूस करेंगे, कोई ऑडिटिंग फर्म्स सर होंगी जहाँ वो प्रैक्टिस करेंगे। एक मिनट। और फिर ऑडिट कराने के लिए भी ऑडिट फर्म्स होंगी। आजकल क्या हो रहा है कि जो फाइनेंशियल ऑडिट कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, लाइक नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं ले देता हूँ क्योंकि अच्छी बात है, केपीएमजी है, डिलॉइट है, ईएनवाई है, तो फिर हैं, इनके यहाँ बाकायदा आईटी ऑडिट के डिपार्टमेंट्स हैं। और ये अब आईटी ऑडिट के ऊपर इन्होंने अपने अपने लोग हायर किए हैं। ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, बाहर तो आप जाएं, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो केपीएमजी यूके खोल के देख लें, फिर डिलॉइट खोल के देख लें, और वहाँ देखें कि आईटी ऑडिटर की ये जो बिग 4 ऑडिट फर्म्स हैं, इनके अंदर भी आईटी ऑडिट की जो ऑडिटर्स की जॉब है। तो बाहर जी आप बताएंगे। सर इनके लिए फिर अलग इंस्टीट्यूट होंगे जो आईटी ऑडिट को तैयार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर इंस्टीट्यूट्स भी होंगे, फिर डिग्रीज होंगी। अब फिर नई डिग्रीज होंगी सर डेफिनेटली। अब जरूरी नहीं कि जैसे उसके लिए इंस्टीट्यूट्स अलग हों। जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक और चार्ट, जैसे एक यूनिवर्सिटी एक नया डिग्री प्रोग्राम खोल सकती है, तो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो नया डिग्री प्रोग्राम खोल सकते हैं। लेकिन कहने का यस मकसद ये है कि फिर नए टीचर्स हायर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो एक लाइफ साइकिल क्रिएट हो जाएगा, राइट। सर। तो ये यस सर। इवेंचुअली क्या होगा, आप देखें, अगर सीए की क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस ना होती, चार्ट अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराई गई ना, यस सर। आईसीएमए की क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराई गई, क्यों कराई गई? क्योंकि नेशनल असेंबली ने पास किया कि हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी अकाउंटेंट ऑडिट होना चाहिए। फिर ये भी बिल पास कराया गया कि हाँ जी ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट भी होना चाहिए ना। जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, मुझे बताएं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जब डिसाइड हो गया कि होना चाहिए, अगला स्टेप क्या था? इंस्टीट्यूट्स बने। कितने लोग हैं जो कि एफसीएम में बन गए, जॉब्स क्रिएट हुई ना। यस ये सर। कैसे हुआ था? अगर इसके पीछे जाके देखा जाए तो क्या है ये चीज, एक लेजिस्लेशन था। डू यू एग्री? यस सर। तो ये जो सर जो लेजिस्लेशन है, तो ये कॉन्सेप्ट है। बहरहाल ये तो मैंने एक जस्ट थॉट दी है। नहीं सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। लेजिस्लेशन के थ्रू बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती है, स्पेशली अगर मैं यूए की एग्जांपल दूं तो यहाँ पर तो वो उन लोगों के पास मेन सोर्स ही जी, यही है कि वो बिल्कुल लेजिस्लेशन करके नई जॉब्स क्रिएट करते हैं मार्केट में, और उसमें वो सबसे पहले सिक्योर करते हैं अपने लोकल्स को, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी देते हैं जितने भी एक्सपेक्ट हैं। सर मेरा एक वही। क्वेश्चन है, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या ये आईटी ऑडिट जो है वो बाहर की कंट्रीज में भी हो रहा है, मतलब कि बाय लॉ है? क्योंकि देखिए ना, अगर नहीं, कोई बाय आईटी लॉ नहीं, कंपनी है, अच्छा बाय ये लॉ नहीं है। हाँ, किसी जगह पे भी बाय लॉ नहीं है, किसी ये कंट्री में भी?
किसी कंट्री में मतलब कोरिया के अंदर ये अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इसके ऊपर है कि वो लेजिस्लेशन पास करवा दें इवेंचुअली। 2019 में उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो पार्लियामेंट में पेश की है। दे आर वर्किंग ऑन इट आईटी ऑडिट के ऊपर कि वो लेजिस्लेशन पास कर दें। और लेकिन सर उसके अलावा लेकिन अभी तक है नहीं अभी। रीज़न बीइंग, उसकी रीज़न है, रीज़न बीइंग के टेक्नोलॉजी में बहुत डायनेमिक्स है। फाइनेंशियल ऑडिट में डायनेमिक्स नहीं है इतना ज़्यादा, इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं है वहाँ पे। हमारे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। फिर आपके यहाँ सिर्फ फाइनेंस है या अकाउंट्स है। अब चाहे वो किसी भी फर्म के हो तो वो डिफरेंट है, और मतलब वैल्यूज मुख्तलिफ होंगी लेकिन स्ट्रक्चर सेम होंगे, सबके प्रैक्टिस सेम होंगी। हमारे यहाँ टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो उसके कंट्रोल्स अलग हैं, और डाटा सेंटर है उसके अलग हैं, वेब ओरिएंटेड वेबसाइट्स हैं उनके अलग हैं, मोबाइल ऐप से रिलेटेड बिजनेस हैं तो अलग हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत है और डायनामिक्स भी बहुत है। तो परहैप्स जो मुझे समझ आता है कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम, मतलब ये चीज़ें एक हर्डल क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि फिर लोग ये सवाल पूछेंगे कि हाँ फिर हम यूनिफॉर्मिटी कैसे लेकर आएंगे, वो लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि फिर ये ज़रूरी नहीं कि मैं मतलब कह रहा कि जी हम पूरा एक वो कर लें, लेकिन हम जिस तरह इसीलिए इस गैप को पूरा करने के लिए फिर स्टैंडर्ड्स आते हैं, जिसमें ISO 27001 है। अब आप देखें कि ये जो सीधा है ये बेसिकली यूएस के अंदर लेजिस्लेशन नहीं है, कहीं भी नहीं, लेकिन पूरी एक क्वालिफिकेशन है, एक डिग्री है, डिमांड है। वो तमाम इंडस्ट्री के अंदर आप जरा यूके या यूएसए में जरा सर्च करके देखें कि सीधा की जॉब्स कितनी है, सो मेनी जॉब्स। लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑडिट फर्म हो जो कि आईटी ऑडिट फर्म हो, अब आप खुल गई हैं बकायदा, ऐसी बात नहीं है कि खुली नहीं है, खुल गई हैं, लेकिन अभी कोई उनको लेजिस्लेटिव कवर नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। सर इवन कोई अथॉरिटी ने रेगुलेट भी नहीं करती, देखिए ना, मतलब कि वही अगर वही मैं जिस कह रहा तरह हूँ साइंस कंपनीज हैं, मतलब कि अगर वो ना। लोग कोई वायरस बनाती हैं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करती हैं, तो आईटी ऐसे फर्म्स भी तो ऐसा करती होंगी ना कि पहले अपना खुद का वायरस बनाया, फिर उसके बाद एंटीवायरस लॉन्च किया। इस तरह से हम्म, बहुत से लूप्स होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हमारे यहाँ वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कोई ऐसा लेजिस्लेटिव या कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो कि इस चीज को कंट्रोल कर रहा हो। जी सर। ये प्रॉब्लम है, दिस इज वन ऑफ द थिंग। जी सर, क्लियर है। क्लियर ओके, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये डेफिनेशन, इसमें देखेंगे डेफिनेशन में किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा ये मैं एक चीज आपसे शो कर देता हूँ। ये देखें, ये वेबसाइट शो हो रही है KPMG की। जी सर। यस ओके, सर। IT ऑडिट एंड इंश्योरेंस, राइट? IT इंटरनल ऑडिट। अब आप खुद इसको आगे KPMG लिख के IT ऑडिट करें, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जस्ट टू शो यू दीज थिंग्स। अच्छा, अब ये कंपनी है AI एक्सपर्ट, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑडिट से रिलेटेड जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना रहे हैं, ऑडिट को ही ऑटोमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो या ये बेसिकली अगर आप ये फिनटेक करके लिखें ना
तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। बहरहाल मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, या आप खुद से भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं टॉपिक से, फिर हम हट जाएंगे। ओके, तो मैंने कहा था कि एक तो प्रोसेस है सबसे पहले, दूसरी बात मैंने बताई कि ऑडिटर, ठीक है। अच्छा, अब ऑडिटर क्या होना चाहिए? ऑडिटर की मैंने बताया, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट से मुराद मेरी क्या है? इंडिपेंडेंट से मुराद मेरी ये है कि उस पर किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ना ऑडिटर की तरफ। ऑडिटर ऑडिटर मतलब जिस फर्म से वो आया है उसकी ऑडिटिंग मैनेजमेंट की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस ना हो, ना ऑडिटी की मैनेजमेंट की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस हो, ना ऑडिटी की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस आना चाहिए। तो अगर कहीं इन्फ्लुएंस आए तो उसको चाहिए कि उस इन्फ्लुएंस को एब्जॉर्ब करे। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है, होना चाहिए कि वो इम्पार्शियल हो, वो न्यूट्रल हो, वो किसी इन्फ्लुएंस में ना आए, ना सेंटिमेंटल इन्फ्लुएंस में आए, ना लीगल इन्फ्लुएंस में आए। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे बात हो गई कि ऑडिटर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ऑडिटर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब है कि वो क्वालिफाइड हो, इसके अलावा वो प्रोफेशनली वेल इक्विप्ड हो, राइट। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, वो प्रैक्टिशनर है, तब भी गलत है। क्वालिफाइड है, प्रैक्टिशनर नहीं है, तब भी गलत है। तो क्वालिफाइड भी हो और प्रैक्टिशनर भी हो, मतलब उसका तजर्बा हो। तीसरी बात ये कि वो विजिलेंट होना चाहिए। विजिलेंट का मतलब ये है कि उसकी जो ऑब्जर्वेटरी स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वो एनालिटिकल हो। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ऑडिटर की क्या खसूसियात हैं। तो बहरहाल ये तीन मैं तो अभी बता दी, इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब है कि आपका मुशाहिदा करने की जो सलाहियत है वो अच्छी हो। तो वो उसने क्या करना है? उसने कंट्रोल्स को एग्जामिन करना है। कंट्रोल्स कौन से? जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेड है। कंट्रोल्स को एग्जामिन करे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को एग्जामिन करे, और क्या करे? एविडेंस को कलेक्ट करे। क्योंकि ऑडिट एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ऐसी चीज जिसकी आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये ना हो कि कमेंट बेस्ड हो, इट शुड बी एविडेंस बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि, और एविडेंस से मुराद क्या है ये मैं बता दूं, ये बात याद रखिएगा। एनी फैक्ट दैट इज वेरीफाइएबल, जिस चीज को आप वेरीफाई नहीं कर सकते वो एविडेंस नहीं कहलाती, ठीक है। तो ये चीज ये कहलाती है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या करना है? उसने एक ओपिनियन बिल्डअप करना है। किसके बारे में? डिग्री ऑफ कंप्लाइंस एंड इट्स एश्योरेंस। किस चीज की? कि भाई हमारे यहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, वो कितनी अच्छे तरीके से फॉलो हो रही हैं। किस पर्पस के लिए? जो मैंने आपको पहले बता दिए थे, सेफ गार्डिंग ऑफ द डिजिटल एसेट्स, CIA ऑफ द एसेट्स, ये बात हो गई। Continuity and availability of the services without interruption, especially in case of disaster, and lastly effective utilization of the resources। तो ये बातें थी जो मैंने आपको कहनी थी कि ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि ऑडिटर ने एविडेंस कलेक्ट करनी है, एग्जामिन करना है, एविडेंस कलेक्ट करनी है, ओपिनियन बताना है कि कंप्लाइंस कितनी है, किसकी? बेस्ट प्रैक्टिसेस की इम्प्लीमेंटेशन में। एक वो चीज है जो किताब में लिखी ये होना चाहिए, एक वो है जो हो रहा है। तो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, डॉक्यूमेंटेड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और एक वो हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन जिनकी हो रही है। तो आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस प्लस इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस का आपस में मुताबिकत देखनी है कि वो कितना फॉलो हो रहा है। ये ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि ट्रैफिक के कवानीन है, अब वो ट्रैफिक के कवानीन रोड पे कितनी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वो हम कहते हैं ना कि हर चीज की लॉ तो हमारे यहाँ हर है,
लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती हमारे यहाँ, इन्फोर्समेंट नहीं होती, तो हमने ये चीज एग्जामिन करनी है। ये बात कुछ क्लियर हो गई? यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू? ये है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। अब मैं आपको ऑडिटर की खुसूसियात बता देता हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएंगी। ऑडिटर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बाजूकात आ जाते हैं। पहली बात ये कि नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, इम्पार्शियल या अच्छा इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, अच्छा कॉम्पिटेंट, विजिलेंट, assertive, decisive। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि नॉट कम अंडर एनी इन्फ्लुएंस, किसी इन्फ्लुएंस में ना आए। इम्पार्शियल का मतलब है न्यूट्रल, बाइस्ड ओपिनियन ना हो। कॉम्पिटेंट का मतलब है क्वालिफाइड हो प्लस प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड हो। विजिलेंट का मतलब है शार्प ऑब्जर्वेटरी स्किल्स हो। असर्टिव का मतलब ये है कि कैन कन्विंस अदर्स, अपनी बात मनवाना हो। डिसिसिव मतलब ये तो खैर पता ही है कि जजमेंट कर सके, कंफ्यूज ना हो, राइट। तो ये बातें हैं जो कि ऑडिटर में खसूसियात होनी चाहिए। अच्छा, ऑडिटर का मतलब ये नहीं कि वो हर बात तंजिया करे, नॉट एग्रेसिव। एग्रेसिव इसको हम कह देते हैं डिप्लोमेटिक होना चाहिए। आपने किसी चीज को पर्सनल नहीं लेना। अगर आप पर्सनल लेंगे तो फिर आप अच्छे ऑडिटर नहीं हो। गुस्सा नहीं करना। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि ऑडिट क्लोजिंग मीटिंग के अंदर अमूमन जो ऑडिटीज हैं वो तो गुस्सा तो हो ही जाते हैं। आपने डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, आपने रिएक्ट नहीं करना। सर क्यों गुस्सा आ जाता है उसमें? इसको आप कह रहे हैं ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा क्या सिचुएशन होती है जो ऑडिटर को एंड में गुस्सा आ जाता है? ऑडिटर को गुस्सा नहीं आता, सबको गुस्सा आ जाता है। उसकी रीजन है, कमी होता है कि ऑडिट और ऑडिटी जो है वो खुशी खुशी जो है वो रुखसत हो एक दूसरे के हाथ पे। वो कहते हैं ना जिस तरह शादियों में तस्वीर खिंचवाने पे अमूमन लोग नाराज हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से ऑडिट में भी यही होता है कि ऑडिटर और ऑडिटी जो है, होता क्या है, ऑडिटर नॉन कंप्लाइंस लगाता है। वो जानबूझ के तो नहीं लगाता ना, नॉन कंप्लाइंस देखेगा तो एनसी लगाएगा। ऑडिटी क्या चाहेगा कि भाई ये मैनेजमेंट को ना बताए। अब ऐसे कैसे हो सकता है? या वो चाहता है कि भाई ये इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा कम कर दे, या कह दे कि जी ये नॉन कंप्लाइंस नहीं है, हाँ ये एक इम्प्रूवमेंट है। तो अब अगर कहीं पे कोई बहुत स्ट्रिक्ट वायलेशन हो रही है तो हम उसको पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते, हमें उसको नॉन कंप्लाइंस कहना है। वायलेशन को वायलेशन कहना है, वायलेशन को हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये आप इम्प्रूवमेंट ले आए। ठीक है। अब वहां पे अमूमन क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है कैसे? अगर आपके पास एविडेंस है तो आपको अपनी बात से पीछे नहीं हटना है।
ऑडिट ही चाहता है कि भाई वो आप उसकी बात को मान लें। तो फिर अमूमन क्या होता है, जब आप दो एक दूसरे के खिलाफ मुखालिफ बातें करेंगे तो फिर तो कभी कभार गर्मी तेजी हो जाती है। क्लियर हुआ? जी सर। आप में से कभी किसी ने ऑडिट नहीं कराया, या ऑडिट का पार्ट रहा हो, ऑडिट रेप हो या ऑडिट किया हो? फाइनेंशियल ऑडिट ही कर लेते हैं चलो। किसी ने नहीं कराया अभी तक? सर हर साल होता है सर। मैं तो खामोश क्यों है फिर आप? ऑडिट ही चाहता है भाई ऑडिटर की खिदमत करे, जी सर अच्छे बिल्कुल, ऐसे खाने खिलाओ। बहुत सारे हाँ, केसेस आ जाते, बहुत सारे केसेस ऐसे डेवलप हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, जिसमें वो लोग मानते नहीं है, कई दफा फिर देखिए ना, मनाना पड़ता ये ऐसे ही है जैसे मैं कहता हूँ कि भाई पास हो जाए ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कहते हैं हम पास हो गए, और फेल हो जाए ना सर तो कहते हैं टीचर ने फेल कर दिया। सर एविडेंस होने के बावजूद भी नहीं वो मानते हैं क्या? जब एविडेंस होती है ना, तो वो एविडेंस से ही डिनाई करना शुरू कर देते हैं कि नहीं आपने यूं नहीं यूं देखा है, ये ऐसे था। और फिर वो क्या करते हैं, उस एविडेंस को झुटलाने के लिए बाजुकात डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्जिंग कर लेते हैं, टेम्पररी चेंजेस कर लेते हैं। तो ये होता है अक्सर, आपको पता चल जाता है। अब यही है कि आपको पता चल जाता है कौन नकल कर रहा है, वो अलग बात है, आप इग्नोर कर दें या हाईलाइट कर दें। उनको खुद को भी पता होता है, बस वो चाहते ये हैं कि भाई अगर आप उनको कभी ये कह के देखें ना कि ठीक है मैं रिपोर्ट में नहीं लिखता, मैं रिपोर्ट में नहीं लिखूंगा, लेकिन आप पहले मान लें इस बात को, फिर देखें सब मान जाएंगे, वो कहेंगे हाँ ये बात तो है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफा ये होता है, ये होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बाज़ वक़्त कुछ ऑडिटर्स गुस्से के तेज होते हैं, तो मैं तो कभी गुस्सा नहीं करता। मैं तो मैंने तो एक असूल बनाया है कि भाई आपने फौरन रिएक्ट नहीं करना है बस। हाँ, आपने रिस्पॉन्स देना है। वो क्या है कि आप एक डिसेंट वे में, प्रोफेशनल वे में आप उनकी बात सुने, बिल्कुल सुने। दे हैव द राइट टू से एंड यू मस्ट लिसन देम। उसके बाद अगर वो कुछ आवाज़ बुलंद हो रही है, कहीं आर्गुमेंट तेज हो रहा है, नहीं मान रहे, डिनाइल स्टेट में जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप बातें सुनते रहें। बाद में फिर अपनी बात को रीआइट्रेट कर दें, एसर्ट कर दें कि भाई ये तो ये है, अगर आपके पास एविडेंस है। लेकिन कल को आपकी एविडेंस में कोई वीकनेस है तो आप खुद बैकफुट पे चले जाएंगे। इसीलिए आपका ऑडिट, जब आप ऑडिट कर रहे हो तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई उसको डिनाई ना कर सके। ये खूबी है, क्योंकि ये जो डिस्कशंस या डिस्प्यूट्स होते हैं ना, ये मीटिंग में होते हैं, और मीटिंग कब होती है? जब एंड पे होती है, उसको क्लोजिंग मीटिंग कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये डिपेंड करता है। बहरहाल ये सब चीज़ें तजर्बे से आती हैं, एक्सपीरियंस से सब सीखते हैं। कुछ लोगों में क्या कहना चाहिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा तंजी करते रहते हैं। तो आपने अच्छी बातें भी ढूंढनी है, आपने अच्छी बातों को अप्रिशिएट भी करना है। ऑडिटर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नॉन कंप्लाइंस ढूंढे। ऑडिटर का मतलब ये भी है कि वो कंप्लाइंस को हाईलाइट भी करे कि भाई ये कंप्लाइंस थी, और यहाँ पे कंप्लाइंस बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, अप्रिसिएशन भी करे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉन कंप्लाइंस की तरफ जाए, ताकि ऑडिटी का मोराल भी बुलंद हो। अगर आपसे बुरी बातें बताई जाएंगे तो फिर तो अच्छी बात नहीं है ना, वन साइडेड पिक्चर नहीं देनी चाहिए, यू मस्ट बी। इसलिए मैंने कहा कि एनालिटिकल हूँ आप। बहरहाल ये ऑडिटर की सर नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉन कंप्लाइंस कौन कौन सी हो सकती है सर? फॉर एग्जांपल जरा थोड़ा सा डिटेल में बताएं, थोड़ा सा हमें आसानी हो समझने में कि आईटी जैसा अगर करने आते हैं ऑडिटर, तो नॉन कंप्लाइंस क्या क्या हो सकते हैं? और अगर वो मना कर देते हैं, कहते हैं ठीक है मैं रिपोर्ट्स में नहीं लिखता, तो उसके असरात और क्या क्या हो सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं, ये तो मैं वैसे कहने को बता रहा हूँ। आपने कभी नहीं कहना लाइफ में कि मैं नहीं लिखूंगा, ये गलत बात है। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, कहना नहीं है कभी भी ये। नेवर से दिस थिंग कि मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, नॉन कंप्लाइंस क्या है आईटी में? मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ।
वो ये है कि आपकी मशीन के ऊपर, आपका एक सर्वर मशीन है, उसके ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आपकी मशीन वल्नरेबल है। अब ये क्या हो गई, नॉन कंप्लाइंस है। जी सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल, बेशुमार एग्जांपल्स हैं। आप अपनी डाटा का बैकअप ही नहीं ले रहे, इसका क्या मतलब है, नॉन कंप्लाइंस है। सर बैकअप आपने, से एक बात, एक किस्सा सुनाऊं सर, इफ यू डोंट माइंड? हाँ तो ज्यादा तवील ना हो। नहीं नहीं, बस छोटा सा सर। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था यहाँ पर यूएई में। उनकी हम्म, कुछ ब्रांचेस अफगानिस्तान और इराक में थी। तो जी उन जी। वो लोग, हमारी रूटीन थी एक कि भी हर शाम को जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना जो है बैकअप लेगा। तो 6 महीने काम करने के बाद हमें पता चला कि जो अफगानिस्तान वाला वहाँ पर फाइनेंस टीम है ना, उनका सारा डाटा जो है वो डिलीट हो गया। उन्होंने कहा जी आप बैकअप से जो है उसे दोबारा से रिस्टोर कर लें। उन्होंने कहा जी हमने तो बैकअप लिया ही नहीं। तो जो भी उस यानी कि उस साल के 6 महीने की वर्किंग थी ना, फिर उन लोगों ने दुबई से जो है वो वहां पर भेजे। मैं खुद गया था अफगानिस्तान इस असाइनमेंट के लिए। हम्म, तो फिर वो हम लोगों ने सारा जो है उसको दोबारा से किया था। और सर मजे की ये बात है कि भी दुबई में भी जो हमारा चीफ अकाउंटेंट था वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो भी उस दिन तक बैकअप नहीं था ले रहा, लेकिन क्योंकि आईटी टीम अच्छी थी तो इस वजह वो से बैकअप उसकी लेते हैं। बचत होगी, वो उसकी बचत होगी। ऐसे ही। अदरवाइज हम लोग भी आ जाते उसी नरके में। बिल्कुल। देखें, ये जो बैकअप लेना है ना, ये वैसे नहीं पता चलता। इसकी इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाए, तब पता चलता है कि हाँ बैकअप की अहमियत क्या थी। तो अच्छा, इसी तरीके से ये बैकअप की बात हो गई। फिर आपकी जो, क्या कहना चाहिए, आप जो ट्रांस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जो डाटा एड्रेस रखा है, डाटा एक तो है ना कि आपके बैकअप आप उसका ले रहे हैं, दूसरा ये है कि जो डाटा प्राइमरी सिस्टम्स में रखा है, आपने उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या अरेंजमेंट किया हुआ है, उसके लिए कोई इंक्रिप्शन करते हैं या नहीं करते, राइट। तो ये तमाम बेसिकली क्या है, अगर आप इंक्रिप्शन के बगैर, अब आप देखें व्हाट्सएप क्या क्लेम करता है, व्हाट्सएप कहता नहीं है कि मैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो ये कहता नहीं है कि फेसबुक भी हमारी कम्युनिकेशन को नहीं पकड़ सकता। तो क्यों, सर। ये ताकि आपको यूजर्स को एक वो हो, कॉन्फिडेंस हो कि हाँ जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रिप्शन है। लिखा आ रहा होता है व्हाट्सएप के ऊपर, आप कॉल करें तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन। वो इंक्रिप्शन क्या है, वो सिक्योरिटी कंट्रोल है। तो अगर वो इंक्रिप्शन नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है, वो कंप्लाइंस नहीं कर रहे। बैकअप ना लेना। अच्छा, अब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मैंने आपको पहले कई दफा बताया है, ठीक है, कि एक ही बंदा सारे काम किए जा रहा है। तो जब सेग्रीगेट तो क्या होगा, कल को वो चला जाता है तो फिर पीछे क्या होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग ही नहीं होती, बंदों पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं। यही तो इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज हैं कि हमारे यहाँ सक्सेशन प्लानिंग नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, एक्सेस राइट्स। मेरे पास सारे राइट्स हैं, आपके पास भी सारे राइट्स हैं, मैं चाहे डाटा डिलीट करूँ अपडेट करूँ। कहने को ये छोटी चीजें हैं, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि यार आपका, अब मैंने आपको क्या राइट्स देने हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका रोल डिसाइड करेगा, आपका जेडी डिसाइड करेगा, आपका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये डिसाइड करेगा। आप रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ये नॉन कंप्लाइंस है। अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं की तो इसका क्या मतलब है, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या रिस्क है, आपको एसेट मैनेजमेंट ही नहीं किया आपने, आपको पता ही नहीं कि आपके एसेट्स हैं क्या। बुनियादी सवाल। ये जहीर आप किस कंपनी में, सर सिल्वर बैक कैपिटल ग्रुप लिमिटेड। ये क्या करता है। सर ये मार्केटिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और साथ में हमारी पार्टी बोर्ड्स हैं यहाँ पर यूएई में, डिफरेंट। ओके। तो हम पार्टीज वगैरह अरेंज करते हैं सर। अच्छा, तो आपने मुझे तो इनविटेशन भेजा नहीं कभी यार, ये तो अच्छी बात सर नहीं आप आएंगे तो वही तो फ्री है ना सर। है। अच्छा, नहीं वो आजकल आप तो ये सर वो वर्चुअल हो रहा है हर चीज। हाँ। आजकल बहुत मुश्किल है सर। अच्छा, बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि अगर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको यही नहीं पता है कि उसके डिजिटल एसेट्स क्या हैं, ठीक है, तो फिर आप छोड़ दें कि उसने आगे कुछ काम किया हुआ होगा। ये बेस लाइन है, सबसे पहली लाइन है।
अगर कहीं पता करना हो ना कि वहां पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ये दो सवालात हैं मेरे, ये पूछ लेना किसी से, अंदाजा हो जाएगा। उनसे पूछ लेना कि भाई आपके यहाँ कोई एसेट आइडेंटिफिकेशन हुई भी है या एसेट मैनेजमेंट हुई भी है, उसका कोई रिकॉर्ड है, पहला सवाल। कभी भी ऑडिट करना हो ना आईटी का, तो ये पहला सवाल पूछ लेना। दूसरा सवाल पूछ लेना कि जी आपके यहाँ कोई पॉलिसीज और एसओपीज हैं, बस। अगर तो इससे आगे बात चली तो इसका मतलब होगा कि हाँ वो ठीक है। और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, बहरहाल। और अगर ये नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि नॉन कंप्लाइंस है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है फिर। अच्छा चलूं आगे, कुछ कुछ क्लियर हुआ? अब हमें आईटी ऑडिट की कुछ सिग्निफिकेंस महसूस हो रही है आप लोगों को? ओके, अब मैंने ऑडिटर की करेक्टरिस्टिक्स भी बता दी। अब मेरा अगला टॉपिक, मैंने कल आप लोगों को ऑडिट की टाइप्स भी बता दी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी बताता हूँ, जो कि क्या कहना चाहिए, और इससे आईटी ऑडिट से ही रिलेटेड है। एक चीज़ होती है जिसको बेसिकली हम कहते हैं ऑडिट चार्टर, ठीक है। ऑडिट चार्टर क्या होता है? ऑडिट चार्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नंबर टू अथॉरिटी, और नंबर थर्ड स्कोप। जब हम किसी ऑडिटर को इनवाइट करते हैं तो बेसिकली हम ये तीन चीज़ें भी बताते हैं कि भाई जो ऑडिट ऑडिट करने आएगा उसका स्कोप क्या है, कि वो किस चीज़ का ऑडिट करेगा, नंबर वन। नंबर टू ये कि वो उसके पास क्या पावर्स हैं। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। क्या मैं ऑडिटी फर्म में जाके उनसे ये मांग सकता हूँ कि भाई मुझे ज़रा डॉक्यूमेंटेशन शो करो? लेकिन अगर ऑडिट चार्टर में ये लिखा हुआ है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं देख सकता, ऑडिटर, जो कि नहीं होता कभी भी, वरना तो ऑडिट का फायदा ही नहीं, लेकिन एनी हाउ हम इज्यूम कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये कि मैं नहीं कर सकता। अब जैसा हमारे यहाँ ऑडिट होता है तो हम क्या करते हैं, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ ऑडिट हुआ, तो उसमें जब हमने ऑडिटर को ऑडिट चार्टर भेजा, उसमें लिख के भेजा कि ऑडिटर जो है वो ऑडिटी से डॉक्यूमेंटेशन तो डिमांड कर सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर या कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मतलब आप खुद किसी सिस्टम से डाटा एक्सट्रैक्शन करने के मजाज नहीं होंगे। ये बात कुछ क्लियर हुई? कि आप ऑडिटी को तो कह सकते हैं कि मुझे ये रिपोर्ट दिखाओ, लेकिन आप खुद ऑडिटी को ये नहीं कह सकते कि हाँ ज़रा मुझे इस सिस्टम की एक्सेस दो तो मैं यहाँ से खुद ही डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। नो, ये नहीं दिया हमने। इसको कहते हैं एक्सक्लूजन। ये उसकी अथॉरिटी में नहीं है। और अगर वो करे, अगर वो ये काम करे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रिविलेजेस को मिसयूज कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ये वो फिर ऑडिटर का ऑडिट हो सकता है। और तीसरी बात ये कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये है कि उसको ये बताया जाता है कि आपने 2 दिन में इतने सेटअप्स का, इतने डिपार्टमेंट्स का, इतने लोगों का, इन इन चीज़ों का ऑडिट करना है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये तीनों चीज़ें बेसिकली हमारे एक डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ऑडिट चार्टर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो आप उसको स्कोप कह लें, आप उसको पर्पस कह लें, या अलग कर लें। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑडिट चार्टर है। अब ऑडिटर दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिटर होता है और एक हमारे यहाँ एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है? बुनियादी तौर पे उसका काम ये है कि वो ये ऑडिट करे और ये चीज़ एवेलुएट करे कि एक्सटर्नल ऑडिट के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, ताकि जब एक्सटर्नल ऑडिट आए तो हमें कोई एम्बेरसमेंट ना हो। हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, हमारी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे यहाँ जो कंट्रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन है,
हमारे यहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की इम्प्लीमेंटेशन है वो किस हद तक हो रही है। तो इंटरनल ऑडिट का काम ये होता है कि वो बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट के क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर ही ऑडिट कर रहा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसका जो मैंडेट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक है, मतलब वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता, वो सिर्फ एक तरह से जिस तरह हम बाहर पहले शुरू में एग्ज़ाम दिया करते थे और एग्ज़ाम्स में प्री बोर्ड हुआ करते थे, तो ये बेसिकली सिर्फ इसी चीज़ के लिए है। सर इससे पहले कि हम थोड़ा आगे चले, मेरा एक क्वेश्चन है। देखें, अब हम लोग जब एसीए में क्वालिफाइड हो जाएंगे तो हम लोग कहीं पर भी एज अ इंटरनल ऑडिटर या हम कहीं पर एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर भी अपॉइंट होके जा सकते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के। ये जो आईटी ऑडिट है, क्या हम लोग इस काबिल हो सकते हैं कि हम आईटी ऑडिट करें? हाँ, इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आपको उसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप सीधा क्वालिफाइड हो, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, जी। या फिर आप जो हैं वो 2 ही सर्टिफिकेशंस हैं और दोनों में से कोई एक आपको करनी है। या तो आप सीधा करें, नंबर 1, या फिर आप ISO 27001 2013 लीड ऑडिटर हो। सही। ठीक है, तो मैंने ये पहले ही बता दिया था, डे 1 पे मैंने एक चीज़ को क्लियर किया, मैं अब भी ये क्लियर कर रहा हूँ कि सीजा जो है वो ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन ISO 27001 2013 वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है और ऑडिटर्स के लिए भी है। तो अगर कंपनी गौर से सुनिएगा, अगर कंपनी ISO 27001 के तहत ऑडिट कराती है तो एज एन ऑडिटर यू मस्ट बी ISO 27001 लीड ऑडिटर, ठीक है। और अगर कोई कंपनी सीजा की गाइडलाइंस के मुताबिक ऑडिट कराती है तो यू मस्ट बी सीजा क्वालिफाइड। लेकिन मोस्टली कंपनीज ISO 27001 के अगेंस्ट ऑडिट कराती हैं। इसकी रीजन ये है कि वो ऑडिट जब कराती हैं तो उनको एक सर्टिफिकेशन अवार्ड हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट भी है। लेकिन सीजा के अगेंस्ट जब आप ऑडिट कराते हैं या इसाका की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जब आप ऑडिट कराते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलती, जबकि वो ज्यादा बेहतर कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है। मजे की बात ये, इंटरेस्टिंग बात ये, इसीलिए मैंने कहा कि सीजा जो जिस तरह ISO ने काम किया कि ISO ने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी सर्टिफिकेशन निकाल दी क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। ISO 27001 इज स्टैंडर्ड, सीधा इज अ क्वालिफिकेशन। उस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने 2 सर्टिफिकेशंस निकाल दी, ISO लीड ऑडिटर और ISO लीड इम्प्लीमेंटर। तो ISO ने 3 काम किए, पहले स्टैंडर्ड बनाया, फिर स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सर्टिफिकेशन निकाली और फिर उस स्टैंडर्ड की ऑडिट के लिए सर्टिफिकेशन निकाली। इसाका वालों ने क्या किया, इसाका वालों ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया या स्टैंडर्ड उस अपनी प्रैक्टिसेस को एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करवाया, उन्होंने सिर्फ एक क्वालिफिकेशन निकाल दी फॉर ऑडिटर्स। ये डिफरेंस है। कुछ क्लियर हुई है बात? जी सर। सर एक और ओके क्वेश्चन इसमें जरा ऐड कर जी, लें, अच्छा मतलब एक और कि बात, जब आप लीड ऑडिटर हो जाते हैं तो आप फिर डे 1 ऑडिट करने नहीं चले जाते। हमारे यहाँ ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं कि कम से कम आपको 3 ऑडिट एज एन ऑब्जर्वर जाना पड़ता है, 3 से 7। उस केस में क्या होता है कि मैं अगर ऑडिटर हूँ तो आप मेरे साथ होंगे एज एन असिस्टेंट, आप कुछ ऑडिट नहीं करेंगे, आपसे मुझे देखेंगे एज एन ऑब्जर्वर। 3 से 7 ऑडिट आप ऐसे करेंगे, उसके बाद फिर आप एज अ टीम ऑडिट टीम मेंबर के हिसाब से जा सकते हैं। फिर 3-4 साल के बाद फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपकी प्रमोशंस हो जाती है। तो ये होता है बेसिकली। तो सर इसमें आपके मतलब कि कंप्यूटर बेस जो है वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, जैसे नहीं, ये जरूरी मास्टर नहीं है, इनकम। अच्छा, ये जरूरी वो नहीं हो है। तो बहुत अच्छी बात है, हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बहुत इन डेप्थ कर सकते हैं, तो फिर तो आपको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि आपको हर चीज़ का नॉलेज है। लेकिन अगर ना हो और आप सीधा कर लेते हैं
और आप 27,001 कर ले रहे हैं तो डजेंट मीन, फिर आपको कोई मसला नहीं है। जी सर, थैंक यू। क्योंकि सीजा की सर्टिफिकेशन के अंदर वो आपसे ये नहीं पूछते, सीजा में होता ये है कि पहले आप एग्जाम पास करते हैं, फिर आप सर्टिफिकेशन, फिर आपको अपने एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने जब एग्जाम पास किया तो उसके बाद मैंने 2009 में एग्जाम पास किया और 11 साल मुझे एग्जाम पास किए हो गए, तो मैंने 2014 में सर्टिफिकेशन ली। एग्जाम पास करने के 4 साल के 5 साल के बाद मैंने, उसकी रीज़न होती है कि अगर मैं पहले साल कर देता तो भी 4 साल तक मुझे मेंबरशिप की फ़ी देनी पड़ती, तो मैंने पैसे बचाने के लिए आखिरी साल के अंदर केस अपना फॉरवर्ड किया, लेकिन मुझे पता था कि वो हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें फिर ये होता है कि आपको अपना एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है, तो मैंने फिर अपने एक्सपीरियंस में अपने ऑडिट एक्सपीरियंस शो किए, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस शो किया। फिर जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो मेरे नंबर ऑफ आवर्स हैं एज एन ऑडिटर, मैं ऑडिटर्स को पढ़ाता हूँ या सीजा की कोचिंग करता हूँ, तो ये भी मैंने काउंट किए, तो फिर वो केस स्ट्रांग हो गया और उन्होंने फिर मुझे सर्टिफिकेशन दे दी। फिर सर्टिफिकेशन के बाद फिर वो कहते हैं कि आप हर साल रीन्यूअल कराएं। अब मैंने वो पैसे देने वैसे ही छोड़ दिए। अब कोई वैसे ही पूछ ले कि भाई वो ज़रूरी नहीं कि एक हद तक मेरे पास सीजा है, तो एक ख़ास तजर्बे के बाद फिर आपको लोग डिग्री भी नहीं मांगते, वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो ये होता है। तो इनिशियल स्टेजेस पे डिग्री बहुत हेल्पफुल होती है सर्टिफिकेशन होना, तो अगर आप सीधा क्वालिफाई भी कर लेते हैं काफ़ी तो वो भी सफिशिएंट है। और गल्फ में तो बहुत रिक्वायरमेंट है, बहरीन वगैरह में तो इसकी बहुत डिमांड है। बहरीन में हो गया आपकी, ये ओमान, दुबई, कतर, कतर में भी बहुत जॉब्स हैं इसकी। जी सर। तो ये बहरहाल, और किसी का कोई सवाल? चलें, तो इंटरनल ऑडिट मैंने बता दिया। इंटरनल ऑडिटर का बेसिक काम क्या है कि वो इंटरनली लोगों की प्रिपेयर्डनेस को चेक करना, कंप्लाइंस के लेवल को चेक करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस की इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करना। एक्सटर्नल ऑडिटर का काम क्या है कि वो फिर अगेंस्ट एनी स्टैंडर्ड या अगेंस्ट दी नॉर्म्स, आप क्राइटेरिया जो है उसके अगेंस्ट क्या करेगा, ऑडिट करेगा और फिर वो रिपोर्ट पब्लिश करेगा। तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करता है, लेकिन वो इंटरनल होती है, वो पब्लिकली रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता है। और एक और बात भी बता दूं कि आप लोगों को ये खैर आप लोगों को तो मुझसे ज़्यादा पता होगा कि जब आप ऑडिट करवाते हैं तो उससे अगर ऑडिट रिपोर्ट अच्छी हो जाए तो आप, ऑडिट पे पैसा खर्च होता है, हम ऑडिटिंग फर्म को पैसा देते हैं, लेकिन उस पैसे का हमें आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फर्म ऑडिट अगर हम सर्टिफिकेशन करा लेते हैं तो लोगों का फिर हम पर एतमाद बहाल हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का हम पर ट्रस्ट हो जाएगा, लोग हमें बिजनेस देंगे, इन्वेस्टर हमसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टेक होल्डर्स हमारे साथ कॉन्फिडेंट होंगे। तो ये चीज़ें जो है बड़ी मैटर कर रही होती हैं। सर ये इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर का अगेन बताइएगा, क्या बताया आपने? क्या बताऊं? इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर का इंटरनल ऑडिटर का तो काम बेसिकली ये है ना कि वो ये चेक करे कि भाई आपके यहाँ जो कंप्लाइंस हो रही है, ठीक है, वो किस हद तक हो रही है, नंबर वन। दूसरी बात ये कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसकी एक तरह का परफॉर्मेंस रिव्यू करता है वो, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि इंटरनल ऑडिट करने से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो प्रिपरेडनेस है, ये जिस तरह मशकी जंगी मशकें होती ना, उससे आपको ये पता चलता है कि आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं, उसके लिए इंटरनल ऑडिट कराया जाता है। फिर इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिट इसलिए कराती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट पे तो पैसा खर्च होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट से ये होता है कि उन्हें ये हो जाता है कि वो ये पूछ चाहती हैं कि इसमें हम मजीद इंप्रूवमेंट ले आए। तो इंटरनल ऑडिट जो है उसके कई बेनिफिट्स हैं। इट्स अ सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, इट्स एन असेसमेंट ऑफ योर प्रिपेयर्डनेस, इट्स एन असेसमेंट कि आपके यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है चीज़ों की वो कितनी अच्छी हो रही है। चौथी चीज़ है आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं ऑडिट के लिए। पांचवी चीज़ आपके पास हाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी इफेक्टिव है। ये सब चीज़ें फिर आप इंटरनल ऑडिटर के अंदर जो है वो कंडक्ट करते हैं। जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है उसका बेसिक काम क्या है कि वो क्या करेगा, उसने सिंपल आके एग्जामिनेशन करना है, एविडेंस कलेक्ट करना है और रिपोर्ट लिख देनी है कि हाँ जी कंप्लाइंस हो रही है कि नहीं हो रही, दैट्स इट। और वो पब्लिक हो जाएगी। जहाँ आपके यहाँ पब्लिक हो जाती है ना फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो हमारे यहाँ भी वो रिपोर्ट पब्लिक हो सकती है अगर हम चाहें तो, लेकिन चूंकि ऐसा कोई नॉर्म नहीं है तो फिर एक अलग बात है। सर ये इंटरनल ऑडिटर क्यों नहीं रिपोर्ट पब्लिक कर सकता अगर सब कुछ ये कंप्लाइंस कर ले तो? इंटरनल ऑडिटर तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही होते हैं ना,
इंटरनल जी ऑडिट सर, में तो काफ़ी जी खराबियां निकलती हैं। तो अब कोई एम्प्लॉय, किसी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉय को इस बात की परमिशन तो नहीं दे सकती कि वो इंटरनल अफेयर्स को पब्लिक कर दे। तो इंटरनल ऑडिट इज अ इंटरनल अफेयर, एक्सटर्नल ऑडिट इज एन एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है सर, ओके, समझ आ गई। राइट, ओके। जिस तरह आपके यहाँ जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें क्या देखी जाती हैं कि कहीं पे कोई फाइनेंशियल करप्शन तो नहीं हो रही, एम्बेजलमेंट तो नहीं हो रही, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो हमारे यहाँ भी अब आजकल जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वहाँ पे क्या होता है, मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान, हमारा एक इदारा है, हमारे से मुराद पाकिस्तान का एक इदारा है, उसका नाम है AGPR, जो कि तमाम फेडरल एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। मैं इसकी छोटी सी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जब ये बिल पास होता है, फाइनेंस मतलब ये जो क्या कहते हैं, बजट पास होता है, तो उसमें अगर कोई फाइनेंशियल इंक्रीमेंट या सैलरी में कोई रेज आता है, तो फिर वो बेसिकली तमाम फेडरल एम्प्लॉयज़ में क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर की वो जो, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्या कहना चाहिए, बजट में ये चीज़ आई कि 10% इंक्रीज होगा। अब वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपके जो सैलरी का पेरोल का फॉर्मूला है उसमें 10% का एक फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं। अब अगर वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अब आप गौर करें कि जो बिल पास हो रहा है वो पार्लियामेंट से हो रहा है, बजट, लेकिन उसकी जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है कि वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के अंदर जाके लिख रहा है कि 10% इंक्रीज कर दो, फॉर्मूला बढ़ा रहा है। अब अगर वो एक जगह पे ये चेंज कर दे, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मैं ये कर दूं कि भाई बाकी सबकी तो 10% करो लेकिन मेरी 15% करना, राइट। अब क्या होगा, जहाँ 2,500 एम्प्लॉयज हैं, तो एक की अगर 12%, 2.5% ज्यादा जारी होगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन क्या होगा, मेरे अकाउंट में कितने पैसे जा रहे होंगे, 12% इंक्रीज के हिसाब से, राइट। और शायद वो नोटेबल भी ना हो इतनी बड़ी अमाउंट में, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद वो एक इम्पैक्ट लेकर आए। अब ये क्या है, फाइनेंशियल फ्रॉड। ये मैंने कैसे किया कि मैंने वो जो मैंने बताया था अनऑथोराइज चेंज की सॉफ्टवेयर में, वो क्यों हुई, क्योंकि कंट्रोल इफेक्टिव नहीं थे, मुझे हर चेंज को करने का राइट हासिल था। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस तरह की करप्शन को रोकने के लिए फिर जो है वो हम IT ऑडिट करते हैं। कुछ कुछ समझ आ रही है। जी सर, समझ आ गई। अब तो बकायदा ये जो क्राइम्स होते हैं, आपने सुना होगा, जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं, वहाँ पे भी अब तो खैर फॉरेंसिक ऑडिट होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू क्राइम सीन को कॉर्डन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, एविडेंस गैदरिंग की जाती है। आजकल आप देखें कि कितने ज़्यादा केसेस हैं जिसमें कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। FIA कितने केसेस रिपोर्ट करती है, मोबाइल से लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं। कितनी दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि जॉब्स के लिए लोगों ने ऐड दिया, पैसे मंगवाए, पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए, और ना कोई जॉब थी ना कुछ थी। तो ऐसे तो बेतहाशा केसेस हैं हमारे यहाँ। तो रीज़न भी कि उनको पता था कि कोई साइबर लॉज नहीं है, अब लॉज आ गए हैं खैर, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। तो अब लेकिन अगर कहा जाए कि जो ये जो कन्वेंशनल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो तो साइबर क्राइम को नहीं रोक सकती, इसके लिए तो बाकायदा एक अलग से फोर्स चाहिए। तो अगेन फॉरेंसिक ऑडिट है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से चीज, अब आप सेफ सिटी है, किसी कोई क्राइम हो जाता है तो क्या करते हैं लोग, वीडियोस के थ्रू सर्विलेंस डिटेक्शन करते हैं ना, शुरू करते हैं। अब टेक्नोलॉजी का कितना काम शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हाँ जी, सेफ सिटी में कोई वीडियो कैप्चर हुई थी लेकिन वो डाटा ही किसी ने करप्ट लॉस कर दिया, फिर अब क्या करेंगे आप। इसका मतलब क्या है कि अंदर कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है कि क्राइम हो भी गया, एविडेंस भी थी, एक्टिविटी लॉग भी हो रही थी, लेकिन उसने डाटा लॉस कर दिया। अब वो डाटा कैसे लॉस हुआ, इसका मतलब क्या है कि सिक्योर जो सेफ सिटी है उसके सिस्टम्स में कोई लूपहोल्स हैं। दैट इज द पॉइंट। तो फिर हमें ये जो आजकल हम स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, वो जब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक हम साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर होगी। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट्स है, ये मैंने फाइनेंशियल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इंटीग्रेटेड ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट जो है ये मैंने लास्ट टाइम नहीं बता सका था। ऑपरेशनल ऑडिट ये है कि हम इसमें ये देखते हैं कि जिस तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो कैसी बेहतर हो रही है, तो ये ऑपरेशनल ऑडिट होता है। इंटीग्रेटेड ऑडिट ये होता है कि जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट,
फाइनेंशियल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट तीनों एक साथ हो रहे हो तो ये इंटीग्रेटेड ऑडिट होता है। ये अमूमन जहाँ कंपनी छोटी होती हैं तो वहाँ ये तीनों ऑडिट एक ही गो में हो जाते हैं। और तो ये है बहरहाल, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था। अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ये साथ साथ आप पढ़ते भी जाइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़कर आना यार। हाँ, अब नेक्स्ट क्लास कब है? संडे को है, राइट? 7 से 9। गॉट इट? ठीक है। ओके, सर चलें आपने क्या सही। बताया नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ के आना है? ये सारा आगे वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। ये नहीं आपने कहा ना भी करवाऊंगा, अब क्या करवाएंगे? वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने पेज नंबर 210 तक पढ़ा दिया है। उससे आगे आगे अब आपने पढ़कर आना है। वो फिर मैं कराऊंगा तो सही, लेकिन पढ़ा हुआ होगा तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जी सर। ठीक है, अब ये आधा चैप्टर मैंने एक ही लेक्चर में कवर कराना है, तो कोशिश करना कि पढ़कर आना। अब 7 से 9 क्लास होगी। और वो जो तुबा आपका जो कब वो है, क्या कहना चाहिए, क्लाउड वाला। क्लाउड। हाँ, जी। क्लाउड वाला। वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राइवेट क्लाउड होता है, आधी बात अभी कर लेते हैं, आधा नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। कि प्राइवेट क्लाउड जो है वो बेसिकली कहते हैं कि जब जो क्लाउड है वो आप खुद ही मैनेज कर रहे हो। मतलब दो बातें हैं उसमें प्राइवेट क्लाउड में, कि क्लाउड सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिव हो, पहली बात। और जो पब्लिक क्लाउड होता है उसमें ये होता है कि क्लाउड आपके लिए भी है और किसी और के लिए भी शेयर हो रहा होता है। तो प्राइवेट क्लाउड में क्लाउड एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और जो पब्लिक क्लाउड होता है उसमें आपका जो क्लाउड है, जो सर्विस, जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे होते हैं वो बाकी लोगों के दरमियान भी शेयर हो रहे होते हैं। दो बातें। प्राइवेट क्लाउड में एक और चीज, एक और आपको प्रिविलेज हासिल होती है कि आप चाहें तो उसको खुद मैनेज कर लें या चाहें तो उसको बाहर थर्ड पार्टी से मैनेज करवा लें। लेकिन जो पब्लिक क्लाउड है वो अमूमन आप मैनेज नहीं कर रहे होते, वो अमूमन बाहर की कंपनी जो है वो मैनेज कर रही होती है। तो ये दो डिफरेंसेस हो गए। बाकी रह गया आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। ये डिप्लॉयमेंट मॉडल थे। हाइब्रिड क्या होता है? जो इन दोनों का मिक्सचर हो, कि हमने कुछ क्लाउड के रिसोर्सेज पब्लिकली लिए हुए हैं, कुछ क्लाउड के रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेटली लिए हुए हैं। तो जब इन दोनों का मिक्सचर हो जाए तो उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। ये तो हो ठीक है गए सर। आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। लेकिन इसके अलावा जो सर्विसेज मॉडल हैं, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा। ठीक ठीक है, है सर। अभी मैं चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह संडे को 7 से 9। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज।